नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और अपने आज के इस वीडियो में हम 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात 2024-25 के बजट पर चर्चा करने वाले हैं। इस बजट ने सरकार ने मुख्य रूप से गरीब, महिलाओं, युवा और अन्नदाताओं को पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस बजट के जो मुख्य विषय हैं वो है रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। सबसे पहले बात करते हैं कृषि क्षेत्र पर। तो कृषि क्षेत्र में कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान, जिसके अंतर्गत उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की बात कही गई है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए, आत्मनिर्भरता, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए, सब्जी उत्पादन और आपूर्ति की श्रृंखला, इसके अंतर्गत उपज के संग्रहण, भंडारण, विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सरकारी सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके अलावा नई किस्मों को शुरू करने पर जोर दिया गया है, जिसमें किसानों को खेती बाड़ी के लिए 32 प्रकार की कृषि और बागवानी फसलों की 100 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूलन किस्में जारी की जाएंगी। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक कृषि पर जोर देते हुए कहा है कि अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग के द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा झींगा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई, जिसके अंतर्गत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए डीपीआई, 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण, जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की योजनाएं कही गई हैं। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम पैकेज योजना लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों को किस्तों में 15,000 रुपए तक 1 माह का वेतन, इसमें 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। इसके अलावा सरकार नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपए प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी, जिससे 50 लाख नौकरियों के सृजन होने की आशा है। पहली बार रोजगार प्राप्त करने से संबद्ध प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर ईपीएफओ अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन, इससे 30 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा व्यक्त की गई है। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों की स्थापना करना और कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने तथा शिशु गृहों की स्थापना करने की बात कही गई है। सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक का ऋण, इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ साथ हब और स्पोक मॉडल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे। समावेशी विकास और मानव संसाधन विकास और तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में पूर्वोदय विकास भी विरासत भी नाम से कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों को सृजन करने के लिए पूर्वी क्षेत्र की प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों की योजना, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। गया में औद्योगिक नोड के विकास के साथ साथ अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके अंतर्गत 63,000 गांवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार और 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ होने की बात कही गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वित्त वर्ष 2024-25 में 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करना, विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर पर कोपार्थी नोड में और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर में उर्वाक्कल नोड में पानी, बिजली, रेल और सड़कों जैसी आवश्यक अवसंरचनाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, एमएसएमई के ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल, मुद्रा ऋण, तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को जो मुद्रा ऋण पहले 10 लाख रुपए था उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ट्रेडर्स में अनिवार्य ऑन वेंडिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा, स्ट्रेस अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता, खाद्य अधिनियम, खाद्य अभिकरण, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयों की स्थापना, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों की स्थापना, वीजीएफ सहायता के साथ पीपीपी मोड में औद्योगिक कामगारों के लिए डॉक्यूमेंट्री टाइप आवासों के साथ किराया अवसान की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इंटर्नशिप के मामले में सरकार ने कहा है कि 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। सीएसआर निधियों के माध्यम से प्रति माह 5,000 रुपये का भत्ता और 6,000 रुपये की एककालिक सहायता इंटर्न करने वाले युवाओं को दी जाएगी। शहरी विकास के लिए स्टैंप ड्यूटी, जिसके अंतर्गत महिलाओं द्वारा खरीदे गए संपत्तियों को स्टैंप ड्यूटी को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। स्ट्रीट मार्केट, इसके अंतर्गत चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना। ट्रांजिट उन्मुख योजना, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास। जल प्रबंधन, जिसके अंतर्गत जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट तथा ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं और विश्वसनीय परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों को सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। आवास संबंधी आवश्यकताओं के क्षेत्र में पीएम आवास शहरी योजना 2.0, जिसके अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों और मध्य वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। अधिक उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट के लिए सामर्थ्यकारी नीतियां और विनियमन लागू किए जाएंगे। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कहा है कि नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ पहल की जाएगी। भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना, भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास किया जाएगा। पंप्ड स्टोरेज पॉलिसी, जिसके अंतर्गत बिजली भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हुई हिस्सेदारी के सहज एकीकरण के लिए बात कही गई है। AUSC ताप विद्युत संयंत्र, NTPC और BHEL का एक संयुक्त उद्यम जो पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेगा। ऊर्जा लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता, 60 क्लस्टरों में ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा और अगले चरण में इसे बढ़ाकर के 100 क्लस्टरों तक बढ़ाने की बात कही गई है। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देने की बात कही गई है। ये जो परियोजना है यह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली परियोजना के तहत इसकी घोषणा की गई है कि 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और इसकी जो सीमा होगी यह 300 यूनिट तक प्रति माह होगी और इसमें अब तक 1.28 यानी 1.28 करोड़ लोगों ने पंजीकरण कराया है और 14 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा और अवसंरचना के क्षेत्र में सरकार ने जीडीपी के 3.4% भाग का प्रावधान किया है। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए, 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए PNGSY का चरण 4 शुरू करने की बात की गई है। सिंचाई और बाढ़ उपशमन के लिए कोसी मेजी अंतर्राज्यीय लिंक और 20 अन्य चालू और अन्य स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ वित्तीय सहायता। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता। पर्यटन के क्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर की कॉरिडोर के विकास की बात कही गई है। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के स्थल राजगीर के लिए व्यापक विकास की पहल की जाएगी।
नालंदा विश्वविद्यालय को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ओडिशा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाली दृश्यात्मक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, कारीगरी, वन्यजीव अभयारण्यों, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य और मनोरम समुद्र तटों के विकास के लिए सहायता दी जाएगी। नवप्रवर्तन, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी। 1,00,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नवप्रवर्तन। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए तक का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाना है। ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कार्यों में सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभाग का सर्वेक्षण किसान रजिस्ट्री से जोड़े जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग के साथ भू अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा। कैडेस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया जाएगा और भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी। जलवायु वित्त पोषण के लिए टैक्सोनोमी के अंतर्गत जलवायु अनुकूलन और उपशमन से संबंधित निवेशों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। एफडीआई और ओवरसीज निवेश के क्षेत्र में एफडीआई को सरल करने और ओवरसीज निवेश के लिए भारतीय रुपयों का उपयोग करने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा। एनपीएस वात्सल्य योजना, इसके अंतर्गत अवयस्कों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना है। डेटा संचालन में सुधार, आंकड़ों और सांख्यिकी का संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रबंधन की बात कही गई है। नई पेंशन योजना एनपीएस, इसके अंतर्गत संगत समस्याओं का समाधान करने, आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने और राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक समाधान निकालने की बात की गई है। ये प्रस्तुत आंकड़े में चालू घाटे में सुधार और वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 8.2% रहने का जो है ये आंकड़ा दिखाया गया है। यहाँ विस्तारणीय पीएमआई इंडेक्स है। एससीबी के सकल एनपीए में कमी, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी और मुद्रास्फीति नियंत्रण के ग्राफों को दिखाया गया है। अब बात करते हैं टैक्सेशन पर। इसमें करों का सरलीकरण किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा, धर्मार्थ संस्थाओं और टीडीएस का सरलीकरण, मुकदमेबाजी और अपील, कर आधारों में वृद्धि करना, व्यापार में आसानी, शुल्क में व्युत्क्रमण को हटाने और विवादों को कम करने के लिए कर संरचना की व्यापक समीक्षा की गई है। सीमा शुल्क में परिवर्तन और यहाँ कैंसर की जो 3 दवाइयाँ हैं उन पर से सीमा शुल्क पर पूर्णतया छूट दी गई है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल पीसीबीए और चार्जर पर बीसीडी घटाकर 15% कर दिया गया है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया है, जिससे ये चीज़ें जो हैं इनके मूल्यों में कमी आने के आसार हैं। झींगा और फिश फीड पर बीसीडी घटाकर 5% कर दिया गया है। सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर छूट। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दिया गया है। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों को 20% कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घावधि के लाभों पर 12.5% कर लगेगा। वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति वर्ष किया जाएगा। निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल कर समाप्त कर दिया जाएगा। घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था। विदेशी खनन कंपनियां, अपरिष्कृत हीरे बेचने वालों को शामिल किया गया है इसमें, उनके लिए सेफ हार्बर दर्रा का प्रावधान करना। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% की गई है, जिससे रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना इसमें सरकार ने अपना उद्देश्य बताया है। और नई जो कर व्यवस्था है उसको भी सरल कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 लाख तक की जो इनकम है उसको कर मुक्त कर दिया गया है। 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख की आय वालों को 10%, 10 से 12 लाख की आय वालों को 15% और 12 से 15 लाख की आय वालों को 20%, जबकि 15 लाख के ऊपर जो आय वर्ग हैं उन्हें 30% कर देना होगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है और पेंशन भोगियों के लिए जो पारिवारिक पेंशन पर कटौती है इसे 15,000 रुपये से बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो ग्राफ है इसमें हम देख सकते हैं कि सरकार
को अपने जो खर्च के लिए धन की प्राप्ति कहाँ से होती है, इस ग्राफ को देखा जा सकता है। आयकर से 19%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, उधारी और अन्य देयताओं से 27%, कर भिन्न प्राप्तियों से 9%, ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से 1%, सीमा शुल्क से 4%, जीएसटी और अन्य करों से 18% और निगम कर से 17%। अब यहाँ खर्च को दिखाया गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 8%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9%, अन्य में 9%, पेंशन में 4%, ब्याज भुगतान 19%, केंद्र क्षेत्र स्कीम, रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत पड़े व्यय को छोड़ करके 16%, करों और शुल्कों में जो योजना का हिस्सा है उसमें 21%, सब्सिडी में 6% और रक्षा में 8%। प्रमुख मदों के लिए व्यय यहाँ इस प्रकार दिखाए गए हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा बजट है बहुत ग्रामीण विकास के लिए दिखाया गया है। इसके अलावा प्रमुख स्कीमों के लिए जो आवंटन किए गए हैं, मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटन है। अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए 12,000 करोड़ रुपए, नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 2,228 करोड़ रुपए, औषध उद्योग के लिए 2,143। यहाँ दो ग्राफ देख रहे हैं। पहला जो ग्राफ है इसमें 2023-24 के को दिखाया गया, जबकि अभी ये जो दूसरा ग्राफ है ये 2024-25 के लिए है। सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले के लिए 6,903 करोड़ रुपए, सौर ऊर्जा के लिए 10,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा ये ग्राफ राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों का दिखाया गया है। तो मुख्य रूप से ये जो हमारा जो बजट है, इस वार्षिक वित्तीय विवरण है, यह जो इसकी मुख्य विशेषताएं थी इसको हमने आपके सामने डिस्कस किया है। आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया। अगर आपको हमारा यह वीडियो और प्रयास पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।